Students, we are going to discuss some theorems of divisibility in the present video. Now, theorem 1. If A is a divisor of B and B is a divisor of C, then A is a divisor of C. मतलब क्या कि अगर A B को भाग करता है और एक नंबर B जो है वो C को भाग करता है तो A C को भाग करेगा। तो ये आपको प्रूव करना है। तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगाएंगे खाली, और कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। A जो है वो B को भाग कर रहा है, इसका मतलब B जो है वो A का मल्टीपल है। मतलब ये कि एक इंटीजर K1 एग्जिस्ट करेगा सच दैट B को हम लिख सकते हैं K1 टाइम्स A, और क्योंकि B जो है वो C को भाग कर रहा है तो इसका मतलब C जो है वो B का मल्टीपल है। इसका मतलब एक इंटीजर K2 एग्जिस्ट करेगा कि C को हम लिख सकते हैं K2 टाइम्स B। अब यहाँ पे B की ये ऊपर वाली वैल्यू लिख दो तो क्या आ जाएगा, C इक्वल आ जाएगा K1 इंटू K2 टाइम्स A। तो इसका मतलब A का मल्टीपल तो बन गया ना C, और जब C A का मल्टीपल बन गया तो A जो है वो डिवाइड करेगा C को। बस यही तो प्रूव करना है। अब सेकंड थ्योरम देखो कि इफ A डिवाइड्स B एंड B डिवाइड्स A देन A विल बी इक्वल टू प्लस माइनस B। A जो है वो B को भाग कर रहा है, इसका मतलब डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन से जैसे पीछे वाली थ्योरम में किया है, B को हम लिख सकते हैं K1 टाइम्स A, जहां पे K1 क्या है, कोई भी इंटीजर है। अब B जो है वो A को भी भाग कर रहा है, इसका मतलब A को मैं लिख सकती हूं K2 टाइम्स B। ठीक है, अब आप क्या करो, यहां पे ये जो B है इसकी वैल्यू ऊपर से K1A लिख दो, तो ये हो गया K1 K2 B। अब B जो है वो नॉन जीरो होना जरूरी है, नहीं तो ये आपका रिजल्ट निकलेगा ही नहीं, क्योंकि डिवीजन ही नहीं हो सकेगी इसलिए। ठीक है ना, बी क्योंकि डिवाइड कर रहा है ए को, तो इसका मतलब वो जीरो तो हो ही नहीं सकता, जीरो से डिवीजन तो अलाउड ही नहीं है। तो बी नॉन जीरो है, इसका मतलब बी को मैं कैंसिल कर सकती हूँ। तो बी को दोनों साइड कैंसिल कर दो तो आपके पास 1 इक्वल टू K1 K2 आ जाएगा। तो जब 1 इक्वल टू K1 K2 आ गया, और आपको ये पता है कि अगर दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 1 के इक्वल है तो इसका मतलब वो दोनों इंटीजर या तो -1 है या दोनों इंटीजर क्या है, +1 है। तो अब अगर मैं यहां से देखूं सेकंड वाली इक्वेशन से, अगर मैंने K2 की वैल्यू को +1 लिख दिया तो A इक्वल टू B आ जाएगा। अगर मैंने इस इंटीजर की वैल्यू को -1 लिख दिया तो A इक्वल टू -B आ जाएगा। तो इसका मतलब A की दो वैल्यूज आ गई +-B, और इसी तरह से फर्स्ट से B की दो वैल्यूज आ सकती हैं +-A। तो दोनों तरह से आपके पास रिजल्ट आ सकता है। अब तीसरी थ्योरम देखो, बहुत छोटा सा रिजल्ट है कि अगर A B को भाग करे देन A जो है B K को भी भाग करेगा, जबकि K कोई भी इंटीजर है। मतलब क्या है कहने का कि अगर मान लो 2 जो है वो 6 को भाग करता है तो 2 जो है वो 6 टाइम्स K को भी भाग करेगा, क्योंकि 2 जो है वो तो 6 को ही काट चुका होगा। ठीक है ना, 3 आ जाता है काटने के बाद, तो इसका मतलब उसके साथ K लगा हो ना लगा हो सबको भाग करेगा। ठीक है, तो वही आपको प्रूव करना है। सिंस A डिवाइड्स B देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर C, यहाँ पे K की बजाय C ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, सच दैट आपके पास B की वैल्यू क्या आ गई, A इंटू C आ गई। अब BK की वैल्यू निकालो तो BK की वैल्यू क्या आ जाएगी, BK की वैल्यू आ जाएगी AC इंटू K। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज BK की कितनी वैल्यू हो गई, इक्वल टू AD। उसने क्या किया, A कॉमन निकाल लिया और इसी CK को AD पुट कर दिया। ठीक है, आप ना पुट करना चाहो तो भी जब आपके पास यहाँ पे A आ गया तो इसका मतलब ये मल्टीपल हो गया A का, और जब A का मल्टीपल हो गया तो A किसको भाग करेगा, BK को भाग करेगा। अब फोर्थ थ्योरम देखो कि इफ A डिवाइड्स B एंड A डिवाइड्स C देन A डिवाइड्स B प्लस C एंड A डिवाइड्स B माइनस C। कि अगर आपके पास एक नंबर A जो है वो B और C दोनों को भाग कर रहा है तो वो उन दोनों के सम को मतलब B प्लस C को, और उन दोनों के डिफरेंस को मतलब B माइनस C को भी भाग करेगा। तो कैसे प्रूव करेंगे, सिर्फ डेफिनेशन लगानी है। A B को भाग कर रहा है, इसका मतलब B जो है A का मल्टीपल है, B को मैं लिख सकती हूँ A टाइम्स K1। फिर A C को भी भाग कर रहा है तो C भी A का मल्टीपल है, तो C को मैं लिख सकती हूँ A टाइम्स K2, जहाँ पे K1 और K2 क्या है, कोई भी इंटीजर है। अब B प्लस माइनस C निकाल लो तो क्या हो गया, A K1 प्लस माइनस A K2, A तो कॉमन आ गया ना,
जब a कॉमन आ गया तो इसका मतलब a का मल्टीपल बन गया b प्लस माइनस सी। इसका मतलब a डिवाइड करेगा b प्लस माइनस सी को, b प्लस सी को भी और b माइनस सी को भी। सो दिस इज द रिजल्ट। तो ऐसे तो अब नेक्स्ट थ्योरम देखो, इफ a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c then a will divide bx plus cy for all integral values of x and y. Since a divides b, therefore there exists an integer k1 such that b is equal to a times k1. Again, since a divides c, therefore there exists an integer k2 such that c is equal to a times k2. अब bx plus cy की वैल्यू निकाल लो, तो वो क्या हो गई, a k1x plus a k2y। और बी एक्स प्लस सी वाई में आपके पास यहाँ से ए कॉमन आ गया ना, के एक्स प्लस के वन एक्स प्लस के टू वाई। जब ए कॉमन आ गया तो इसका मतलब बी एक्स प्लस सी वाई ए का मल्टीपल बन चुका है। सो ए विल डिवाइड बी एक्स प्लस सी वाई एंड दिस प्रूव्स द रिजल्ट। अब इस रिजल्ट में अगर मैं यहाँ पे c को 0 पुट कर दूं, जहाँ पे आपके पास बी एक्स प्लस सी वाई है, तो a विल डिवाइड बी एक्स। अगर a b को भाग करेगा तो a b x को भी भाग करेगा। तो ऐसा रिजल्ट अभी अभी आपने प्रूव किया था जहां पे x की जगह पे k था, तो वो इसकी क्रोलरी बन जाती है। फिर इसी तरह से अगर मैं x को 1 ले लूं, y को 1 ले लूं, तो b प्लस सी हो जाएगा ना, तो a विल डिवाइड b प्लस सी। अगर मैं x को 1 ले लूं, c को -1 ले लूं, तो क्या बनेगा, b माइनस सी, तो a विल डिवाइड b माइनस सी। अभी अभी आपने वो रिजल्ट प्रूव किया था, ठीक है। और एक और जनरल रिजल्ट वो ये है कि इफ a डिवाइड्स b1 एंड a डिवाइड्स b2 एंड a डिवाइड्स so on bn, then a will divide b1 x1 plus b2 x2 plus so on bn xn for all integers x1 x2 xn। मतलब क्या है कि अगर एक सेम नंबर a बहुत सारे गिवन नंबर्स को डिवाइड कर रहा है तो उस केस में वही नंबर उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। ये बन गया लीनियर कॉम्बिनेशन। मतलब एक नंबर है, उसको किसी इंटीजर x1 से मल्टीप्लाई किया, दूसरा नंबर b2 है, उसको x2 से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह से लास्ट नंबर को xn से मल्टीप्लाई किया और सम कर लिया। तो दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, जो कि आप पहले से ही पिछले वाले आपके सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, वेक्टर्स की लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस में, ठीक है ना, याद आया होगा आपको। तो वहीं से नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या है, इफ a डिवाइड्स b एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 देन डिटर्मिनेंट ऑफ a इज लेस देन और इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ b। सिंस a डिवाइड्स b, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k सच दैट a b इज इक्वल टू a टाइम्स k, ठीक है। अब b नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब a भी नॉट इक्वल टू 0 है और k भी नॉट इक्वल टू 0 है। और जब k नॉट इक्वल टू 0 है तो k की वैल्यू कैसी होंगी, 1 होगी, 2 होगी या -1 होगी। तो भी मॉडुलस लोगे तो कम से कम उसका मॉडुलस जो है वो 1 या 1 से बड़ा आएगा। और जब आपके पास, अब मैं क्या करूं, दोनों साइड पे यहाँ पे मॉडुलस ले लो, तो मोड ऑफ b इज इक्वल टू मोड ऑफ a के आ गया, मीन्स मोड ऑफ a इंटू मोड ऑफ k आ गया। सो मोड ऑफ k ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख दूं ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो मोड ऑफ b ग्रेटर देन और इक्वल टू मोड ऑफ a आ गया, मीन्स मोड ऑफ a इज लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ b। तो इस थ्योरम का क्या मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी एक नॉन जीरो नंबर जो है उसको कोई नंबर भाग कर रहा है तो उस केस में जो भाग करने वाला नंबर है वो भाग होने वाले नंबर से उसका मॉडुलस छोटा होगा। मोटे तौर पे जो आपको छोटी क्लासेस में सिखाया जाता था कि अगर 7 और 15 दो नंबर हैं तो 7 15 को भाग करेगा, 15 7 को भाग नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने इस थ्योरम में प्रूव की है। अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल, सिंपल एक ही एग्जाम्पल मैं आपको इसमें करवा रही हूँ और वो एग्जाम्पल देखो क्या है, वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करते हुए आपको प्रूव करना है कि 3 to the power 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 64 where n is any natural number। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले
जो आपको प्रूव करनी है उसको आपने Pn ले लेना है, जो आपका गिवन है क्वांटिटी, ये है 3 to the power 2n plus 2 minus 8n minus 9। अब इसको सबसे पहले रिजल्ट को ट्रू प्रूव करना है फॉर n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 के लिए वेरीफाई करो, तो n को यहाँ 1 किया तो यहाँ पे भी 1 हो गया, तो 3 की पावर 2 प्लस 2 तो 3 की पावर 4 हो गई ना, फिर -8 - 9, तो 3 की पावर 4 कितना हुआ 81, 81 - 17 तो ये कितना आया 64, जो कि 64 से भाग हो रहा है। इसका मतलब Pn जो है वो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। अब आप मान लो कि Pn जो है वो किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए ट्रू है, मीन्स Pn इज डिविजिबल बाय 64, और Pn प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव कर दो। तो Pn ट्रू है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो Pn की वैल्यू थी ये 64 का मल्टीपल है, मतलब उसको मैं लिख सकती हूँ 64 इंटू के, जहाँ पे k जो है वो कोई भी इंटीजर है। अब Pn प्लस 1 निकालो, तो n को यहाँ पे चेंज किया n प्लस 1 में, तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू n प्लस 1 प्लस 2, माइनस में 8 इंटू यहाँ पे भी आ गया n प्लस 1 माइनस में 9। अब यहाँ पे आप पूरी पावर जब खोलोगे तो ये हो रहा है 2n प्लस 4 माइनस में 8n, और यहाँ से -8 माइनस में 9 मतलब -17 हो गए, ठीक है। अब क्योंकि मेरे को ये ऊपर वाली वैल्यू यूज करनी है, यहाँ पे मेरे पास तो वैल्यू 3 की पावर 2n प्लस 2 की निकलेगी, तो इसलिए मैं इस 2n प्लस 4 में से 2n प्लस 2 पावर अलग कर ली और ये 2 पावर अलग कर ली, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई होगी, बेस सेम हो और ये ऐसे मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो माइनस में 8n माइनस में 17। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, 3 की पावर 2 9 हो गया ये एज इट इज। अब आप 3 की पावर 2n प्लस 2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, यहाँ से, और वो वैल्यू कितनी आ जाएगी 64 के प्लस 8n प्लस 9, और अपने आप से कॉपी पे निकाल के देखो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करो, किसकी 3n प्लस 2 की, तो 9 इंटू में ये वाली वैल्यू, ठीक है, और माइनस में 8n एज इट इज, माइनस में 17। इसको जब सोल्व करोगे तो ये बीच के आप एक स्टेप को छोड़ दो, जो इसने कर रखा है उस ढंग से मत करो, फिर उसके बाद आपके पास सीधे ये आ जाएगा 9 इंटू 64 के और प्लस में 64n प्लस 64, 64 कॉमन आ जाएगा, मीन्स Pn प्लस 1 64 का मल्टीपल बन जाएगा, और जब ये 64 का मल्टीपल बन गया तो इसका मतलब ये भी 64 से भाग होता है। अब रिजल्ट जो है वो Pn प्लस 1 के लिए ट्रू आ गया जब हमने Pn के लिए ट्रू मान लिया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैथमेटिकल इंडक्शन से जो आपके पास ये है 3 to the power 2n plus 2 minus 8 minus 9, this is divisible by 64 for all natural numbers n, and this proves the result। अब आप अपने आप से एग्जाम्पल्स पढ़ोगे और कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो।